हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे along with the explanations. We'll start. I have selected, मैंने सेट ए यूज़ किया है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है ये पार्ट. We'll start with the question. With reference to recent development regarding recombinant vector vaccines, consider the following statements. पहला स्टेटमेंट इसमें ये था that genetic engineering is applied in the development of these vaccines. सेकेंड स्टेटमेंट था बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स. द वर्ड रिकॉम्बिनेंट, इसको देख करके ही पता चलता है दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन अप्लाइड, क्योंकि हम जानते हैं दैट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स आर लाइव रेप्लिकेटिंग वायरसेस दैट आर इंजीनियर्ड टू कैरी एक्स्ट्रा जीन्स जो किसी पैथोजन से डिराइव किए गए हैं, एंड दीज एक्स्ट्रा जीन्स आर प्रोड्यूस प्रोटीन्स जिससे हम इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन्स बनते हैं उन्हीं को हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बोलते हैं. तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड सही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स कैन बी क्रिएटेड इन नंबर ऑफ मेथड. जैसे बेसिकली इसमें हमसे ये जानने की कोशिश की गई थी कि वेदर वी आर अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स और नॉट. रिकॉम्बिनेंट वायरल वैक्टर, इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक, एंड दिस इज अ वायरल वैक्टर एंड दिस इज रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल वैक्टर जिसमें बैक्टीरिया यूज़ किया गया है. तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ई कोलाई, एशेरिचिया कोलाई जो है इसको वर्क हॉर्स बोला जाता है. मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, वर्क हॉर्स बोला जाता है. इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन. तो जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था वो बेसिकली इस स्टेटमेंट को लेकर के था कि वेदर बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ वायरस, क्या वायरस भी एज ए वेक्टर यूज़ हो सकता है कि नहीं. ये यूज़ हो सकता है. इनफैक्ट लाइव रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें, दे आर मेड ऑफ लाइव वायरल और बैक्टीरियल वेक्टर. मतलब वायरस और बैक्टीरिया दोनों यूज़ होते हैं इसमें, दैट वे आर इंजीनियर्ड टू एक्सप्रेस वैरायटी ऑफ एंटीजेंस टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में जा करके करते हैं. तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ 1 and 2. ये स्टेटमेंट भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो था इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी. यहाँ पर एमआरटी की बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, either before or after in vitro fertilization of egg. सेकेंड स्टेटमेंट था अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज. रिमेंबर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि इस क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के बारे में बात की जा रही थी हर जगह पर. इसमें कहीं पर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं की जा रही थी, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के बारे में बात की जा रही थी. द स्टेटमेंट वॉज द चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर. तो इसमें होता ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो होता है ये हम जानते हैं कि दैट इट इज़ एक्सक्लूसिवली इनहेरिटेड फ्रॉम मदर. मदर से आता है ये. इट मे अपीयर, द सेकेंड स्टेटमेंट मे अपीयर टू बी एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. यहाँ पर इंटायरली वर्ड यूज़ हुआ है तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग सकता है, बट ये एक फैक्ट है. और अगर इस डीएनए में इफ़ द माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ डिजीज़ कॉजिंग म्यूटेशन, उसमें अगर म्यूटेशन है डिजीज़ को लेकर के, द चाइल्ड विल डेफिनेटली इनहेरिट द डिजीज़. जीन एडिटिंग हैज़ बीन यूज्ड टू रिमूव फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया इन माउस एक्सेल. इनफैक्ट हमने देखा है कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 पेरेंट बेबी, जिसमें एक्चुअली हम करते यही हैं दैट वी रिप्लेस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. और इसके ऊपर स्टडीज़ अभी चल भी रही हैं. इनफैक्ट कैलिफोर्निया में मैमल्स के ऊपर बहुत एडवांस स्टेज की स्टडीज़ चल रही हैं. तो इसमें होता यह है कि हम अभी तक, आई एम स्ट्रेसिंग ओवर एंड ओवर अगेन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज एंड नॉट माइटोकॉन्ड्रिया. द रीज़न बिहाइंड इज fathers can also pass mitochondrial DNA is the recent development, recent news according to National Library of Medicine. नेचर का मैगजीन का भी यही कहना है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो सिर्फ फादर से नहीं, वो सिर्फ मदर से नहीं, फादर से भी आ सकता है. साइंटिस्ट के एक पब्लिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने ये देखा था
कि दे हैव आइडेंटिफाइड 17 इंडिविजुअल्स हु इनहेरिटेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। तो अगर हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर यहाँ पर बात हो रही होती तो हम ये कह सकते थे कि दैट सेकेंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ की बात हो रही है तो इसमें ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ओवरऑल द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोलगार्ड 1 and बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू अ हिंदू आर्टिकल ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बोलगार्ड 1 and बोलगार्ड 2 की। थोड़ा सा इसको मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड मानता हूँ। मोनसैंटो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं दोनों। ये बीटी कॉटन में हेलियोथिस आर्मीगेरा से जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेस्टेशंस होते हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले 2002 में जब GESC ने, हमारे यहाँ की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है, उसने अप्रूव किया था बोलगार्ड 1 को 2002 में एंड देन फॉलोड बाय बोलगार्ड 2 जो 2006 में अप्रूव किया गया था इंडिया में फॉर यूज इन एज ए इंसेक्टिसाइडल टेक्नोलॉजी फॉर कॉटन। तो मोनसैंटो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी रही थी। हमारे यहाँ के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के जैसा कुछ लग रहा था कि मोनसैंटो ने किया है, उसके ऊपर इन्होंने थोड़ी सी उसमें दे डिसाइडेड टू प्रोब इन दिस मैटर एंड हमने अर्लियर इनके कुछ रॉयल्टीज़ को भी रिड्यूस कर दिया था। तो आपने इसमें जो डेवलपमेंट किया वो एक अलग चीज़ है। द बेसिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि दैट द बीटी कॉटन में जो इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेरिकन बॉल वॉर्म बोलगार्ड 2 BG2 या बोलगार्ड 1, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट से रिलेटेड है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। तो ये एक तरीके का इनबिल्ट, द कीवर्ड इज इनबिल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है बाय मॉडिफाइंग देयर जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा ट्रिकी था। बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉ पे बेस्ड था। इवन देन इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन था। इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक्ड। रिमेंबर इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, किसी और चीज़ की नहीं। टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक्ड वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि प्रेशर कुकर काम कैसे करता है, प्रेशर कुकर में जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो बहुत बढ़ा दिया जाता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो भी बढ़ जाता है, इसीलिए उसके अंदर द फूड द इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जल्दी पक जाते हैं, दे कुक फास्टर। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, एरिया ऑफ द होल इन लिड, अगर इसमें इस एरिया की बात करें तो अगर इसका एरिया बड़ा होगा तो अगर जब विसल आएगा, व्हेन द विसल गो ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में विसल आने से अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, इन तीन में से टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम ही एक ऐसा था जो एक एक्सटर्नल फैक्टर था। और तीसरा वेट ऑफ द लिड। इसमें हम ये जानते हैं कि एक ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पर घर में कि किसी भी चीज़ को अगर हमको जल्दी बनाना होता है तो वी कवर द कंटेनर, हम उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं ताकि उसके अंदर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए तो वो खाना जल्दी बन जाए। तो इसमें ये ज़रूर होगा कि अगर हम खाने को लो फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे बना रहे हैं तो ये ज़रूर होगा कि खाना जल्दी बन जाएगा, द टाइम डेफिनेटली विल रिड्यूस। यहाँ पर बात हो रही है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो दिस ऑप्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट। अकॉर्डिंग टू मी 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, अगेन इट वाज अ बेसिक बट डेफिनेटली ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि इसके लिए बहुत इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस विच ऑफ द एबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम। हमेशा क्वेश्चन को, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली।
आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें हम ये जानते हैं कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट में जब हम वैक्सीन वगैरह को डेवलप करने की बात कर रहे थे तो वी केम अक्रॉस वेरियस इंफॉर्मेशंस कि दैट वी नीड द कल्चर्स और द मीडियम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा हमको मास प्रोडक्शन में चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमको वैक्सीन बहुत बनाना है। तो कंपेयर टू बैक्टीरिया विच कैन बी ग्रोन इन लेबोरेटरी इन्वायरमेंट व्हेन प्लेस्ड इन अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम, जो कि अगार हो सकता है या इनफैक्ट कोलेजन भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। लेकिन जब हम बात करते हैं वायरस की, तो वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन एंड रिक्वायर अ लिविंग होस्ट। इट नीड्स अ लिविंग होस्ट विद अ लिविंग सेल्स टू इन्फेक्ट। क्योंकि होता ये है कि जब वायरस इन्फेक्ट कर देता है किसी सेल को, तो उसके बाद वो अपने ओन कंपोनेंट को यूज़ करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ इट्स सेल्फ। खुद की कॉपी को बनाने के लिए उस होस्ट सेल के सारे मीडियम को यूज़ करता है, एंड दैट्स वाई हमेशा उसको एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास बैक्टीरियल वैक्सीन कुड बी ग्रोन इन लैब विदाउट लेबोरेटरी एनिमल्स, लिविंग होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिसर्चर जो हैं दे आर ट्राइंग टू डेवलप मटेरियल फॉर वायरल वैक्सीन। उनको ये अभी हमारे पास एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव अ डॉक्यूमेंटेड सोर्स जो ये कह सके कि हमारे पास विदाउट लिविंग होस्ट वी कैन कल्चर वायरस विद द टेक्निक्स व्हाट वी हैव। हमारे पास जितनी भी टेक्निक्स अभी तक हैं फॉर ग्रोइंग वायरस without a living host is not possible yet. They were limited to obtaining material from an infected animal host. किसी भी infected animal host से ही बनाया जाता है। और अगर हम केमिकली डिफाइंड मीडिया की बात करें, हमको हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसमें न्यूट्रिशन उसको दे सकें बैक्टीरिया या फंजाई को। और ये एक इन्फॉर्मेशन है दैट द बेस्ट नोन मीडिया इस डेवलपमेंट के लिए ईगल ने डेवलप किया था। इट वॉज एन आइसोटोनिक सॉल्ट जिसमें ग्लूकोज, वाइटामिन और एमिनो एसिड एक पर्टिकुलर पीएच पे रखा जाता है 7.4 पे। इसमें कुछ एंटीबायोटिक भी डाल दिया जाता है जो उन बैक्टीरिया या फंजाई के ग्रोथ को रोकते हैं जो हमको नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो होगा 1 and 2। आने वाले समय में हो सकता है 1, 2 and 3 पॉसिबिलिटी हो, बट एज ऑफ नाउ 1 and 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, consider the following statement: adenoviruses have single-stranded DNA genomes, whereas retroviruses have double-stranded DNA genomes. Common cold is sometimes caused by adenoviruses, whereas AIDS is caused by retroviruses. तो इसमें बेसिकली हुआ ये है कि एडिनोवायरस और रेट्रोवायरस के बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को जानने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया था। एडिनोवायरस के बारे में अगर हम जानें तो दिस इज़ द लार्जेस्ट among the non-enveloped virus. वायरसेस में एक जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक वायरल इन्वेलप होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। तो दिस टर्म इंडिकेट्स दैट वायरस हैज नो प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोटिंग कॉल्ड कैप्सिड टू रैप जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड द वायरस। दिस वायरस कंटेन्स अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एडिनोवायरस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और हमारा जो पहला स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है एडिनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। A retrovirus on the other hand is an example of enveloped virus. In this case it has a protective protein coat that makes it more resilient और ये ज़्यादा बीमारी फैला सकता है। और ये एक आरएनए वायरस होता है। इनफैक्ट जो कॉमन डिजीज़ेज हमको होती हैं, फॉर एग्जांपल फीवर, सोर थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस एट्सेट्रा, ये सारे एडिनोवायरस से होते हैं। HIV इज़ अ रेट्रोवायरस और इसमें RNA जो है होता है इंस्टेड ऑफ DNA और इसीलिए दे नीड टू मेक DNA व्हेन दे इंटर ह्यूमन सेल्स। तो DNA उनको बनाना पड़ता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अपनी कॉपीज़ को बनाने के लिए उनको DNA बनाना पड़ता है। तो कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडिनोवायरस, ये जो हमने देखा, वेरस एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। तो
Second statement is correct and the answer of this question is B, 2 only. ये जो क्वेश्चन था वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड, इस क्वेश्चन में हमको एक बेसिक प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती सॉल्व करने के लिए। होता ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये इसमें एक पोलर कैरेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, जो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का पोल बना देते हैं, वन साइड हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अदर साइड जो ऑक्सीजन होता है वो एक तरीके का निगेटिव चार्ज बना देता है। तो ये एक पोलर नेचर के हो जाते हैं, इसमें दो सेपरेट पोल्स क्रिएट हो जाते हैं और ये दो सेपरेट पोल्स जो होते हैं ये बहुत डिफरेंट तरीके के सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने ये जानते हैं कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है और ये वाटर कैन बिकम सो हैविली अट्रैक्टेड टू डिफरेंट कंपाउंड। अगर हम टेबल सॉल्ट की बात करें तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है ये इतना ज़्यादा होता है कि सोडियम और क्लोराइड जो ये आयन बनाते हैं इन दोनों के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसको भी डिसरप्ट कर देता है एंड देयरफॉर डिसॉल्व कर देता है। सो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर वाज it is dipolar in nature. This one was by far the most interesting question. इसमें आपको अपने कॉमन सेंस की भी ज़रूरत पड़ती सॉल्व करने में। द क्वेश्चन वाज विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स? Sodium lamps produces light in 360 degree but it is not so in the case of LED lamps. As a street light, sodium lamps have longer lifespan than LED lamps. Spectrum जो होता है visible light का sodium lamps is almost monochromatic while LED lamps offer significant color advantages in street lighting. तो इसमें होता ये है कि अगर हम LED लाइट के बारे में बात करें तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें से दो फैक्टर्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है। सबसे पहला है लॉन्ग लाइफ स्पैन और डायरेक्शनैलिटी की। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की। तो ये बात सही है कि दैट एवरी कन्वेंशनल लाइटिंग टेक्नोलॉजी एमिट्स लाइट एट 360 डिग्री। ये जो लाइटिंग होती है सोडियम वेपर की, हाई प्रेशर वाले सोडियम की, इसकी लाइटिंग सब तरफ होती है, 360 होती है। लेकिन जो एलईडी की होती है इसको 180 डिग्री तक ही रखा जाता है, इट इज़ 180 डिग्री। और अगर हमको कन्वेंशनल लाइटिंग सिस्टम में अगर इसको एक खास एरिया में फोकस कराना है देन वी नीड टू बाई सम एडिशनल एसेसरीज टू चैनल द लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री जिसको हम ओमनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एज ए स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स। यहाँ पर लाइफ स्पैन के बारे में बात हो रही है। दिस स्टेटमेंट इज इंटायरली फॉल्स बिकॉज एलईडी लैम्प्स में अगर हम बात करें, एवरेज बात करें, तो ये अराउंड 80,000 टू 1 लाख आवर्स की इसकी लाइफ स्पैन होती है। जबकि अगर सोडियम लैम्प्स के बारे में हम बात करें और अगर एवरेज की बात करें तो ये लगभग 30,000 एवरेज की अगर हम बात करें आवर्स इसकी लाइफ स्पैन होती है। जो थर्ड ऑप्शन था वो ये था कि जो स्पेक्ट्रम है जो सोडियम लैम्प्स में होता है ये ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक हो जाता है। इसमें कलर के आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल होती है क्योंकि अगर हम डिफरेंट शेड्स की बात करें, दीज आर डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर yet they are appearing to be almost same। तो जो सोडियम लैम्प्स होता है ये मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट ही देता है, इसलिए जो कलर है इसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इट इनहिबिट्स कलर विजन एट नाइट। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 and 3। द टर्म ACE2 is talked about in the context of, ये दूसरा क्वेश्चन था, gene introduced in genetically modified plants, development of India's own satellite navigation system, radio collars for wildlife tracking and spread of viral diseases। ACE2 जो है ये एक्चुअली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हमारी बॉडी में, हार्ट में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में एट्सेट्रा कई जगह पर पाए जाते हैं। इट्स एन एंजाइम जो मेम्ब्रेन से लगे होते हैं। बेसिकली ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। और एक हाइपोथेसिस आई थी जिसका नाम था ब्रैडिकाइनिन हाइपोथेसिस। इसमें यह पाया गया था कि सार्स का जो वायरस, जो कोरोना वायरस जो है वो इनफैक्ट ACE2 एंजाइम को यूज़ करता है हमारी बॉडी में इंटर करने के लिए। और ACE2 का रोल जो होता है वो बेसिकली जो भी हमने देखा ब्लड प्रेशर को
कम करने के लिए होता है। तो ACE2 जो था ये बॉडी में ब्लड प्रेशर को कम करता है एंड वर्क अगेंस्ट अनदर एंजाइम नोन एज ACE। द वायरस कॉज the level of ACE to fall in the lungs and consequently pushes up the level of ACE2। तो ये होता ऐसा है कि एक तरीके का चेन रिएक्शन होने लगता है और इसी को हम ब्रैडिकिनिन हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये ब्रैडिकिनिन स्टॉर्म भी बोला जाता है इसको। और ब्रैडिकिनिन हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक कंपाउंड है जो पेन सेंसेशन और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये है दैट इट इज़ रिलेटेड टू स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज़। इनफैक्ट ACE2 में डेवलपमेंट ये भी आया था कि इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग men were more likely to be infected by coronavirus because of a new key enzyme ACE2। तो इसमें देखा यह गया था कि कंसंट्रेशन कैसा है किसी भी मेल में, और ये देखा गया था कि दैट इट रिस्पॉन्ड्स टू नोवेल कोरोना वायरस एंड इनेबल इट टू इन्फेक्ट द ह्यूमन सेल। और यूरोपियन कंट्री में ये हार्ट फेलियर जो पेशेंट्स के हुए थे वो देखा गया था कि उसमें ACE2 का कंसंट्रेशन कितना है, और उसमें देखा गया था कि दैट दे वेर टेकिंग सर्टेन क्लास ऑफ ड्रग जिसको हम RAS इनहिबिटर बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये एक मेडिसिन क्लास ऑफ ड्रग में आता है। और ये देखा गया था कि जिसमें ACE2 कंसंट्रेशन ब्लड में ये बढ़ा देते हैं एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कोविड-19। तो इसमें ये स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज में आएगा क्योंकि ACE2 ज़्यादा होगा तो इट विल हेल्प इन गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस। तो दिस विल बी द राइट आंसर। बिस्फेनॉल A के बारे में था नेक्स्ट क्वेश्चन। इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, इज अ स्ट्रक्चरल एंड की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक। तो इसमें होता क्या है कि जो BPA है, बिस्फेनॉल A है, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न इसलिए बन गया है बिकॉज इट इफेक्ट्स ब्रेन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ फीटस, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन के बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है, और ये भी देखा गया है कि दैट इट हैज़ अ लिंक इन इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड टाइप 2 डायबिटीज़ एज वेल। BPA जो है ये एक्चुअली पॉलीकार्बोनेट को बनाने में यूज़ होता है। ये एक बहुत हार्ड क्लियर सा प्लास्टिक होता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में, घर में भी हम यूज़ करते हैं। दिस इज एक्चुअली पॉलीकार्बोनेट। तो दिस is also found in epoxy resins which acts as a protective lining। कुछ मेटल बेस्ड और बेवरेजेस कैन जो होते हैं उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो इपॉक्सी रेजिन की बनी हुई होती है जिसमें BPA पाया जाता है। और ये कंसर्न ज़्यादा इसलिए भी बनता गया क्योंकि एक्सपोजर टू बिस्फेनॉल कैन लीड टू रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी लॉस एंड इनफर्टिलिटी एज वेल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉलीकार्बोनेट। The next question was about triclosan. It is considered harmful when exposed to high level for long time. Is most likely present in which of the following? Food preservatives, food ripening substances, reused plastic containers and toiletries. ट्रिक्लोसैन जो है ये एक्चुअली इसको TCS भी बोला जाता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट होता है जो कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, ज़्यादातर हमारी टॉयलेटरीज में पाया जाता है, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट, सर्जिकल क्लीनिंग ट्रीटमेंट में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसमें। इसका जो फंक्शनिंग होता है ये ट्रिक्लोकार्बेन के जैसा होता है और ये एक बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। लेकिन इसके साथ इशू ये है कि इट हैज़ अ पॉसिबल रोल इन डिस्टर्बिंग हार्मोनल डेवलपमेंट। इनफैक्ट इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर का लाइफ बॉय, ITC का सेवलॉन और विप्रो का संतूर, ये सारे जो सोप्स थे, गोदरेज सिंथॉल, संतूर, लाइफ बॉय, इन सब में ट्रिक्लोसैन पाया गया था और 2015 में इसको रिड्यूस करना स्टार्ट हुआ था व्हेन हिंदुस्तान यूनिलीवर स्पोकपर्सन सेड दैट वी हैव स्टार्टेड रिप्लेसिंग ट्रिक्लोसैन एंड ट्रिक्लोकार्बेन इन लाइफ बॉय सोप्स। इनफैक्ट हम जो भी हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, you can go through the contents, the ingredients, the chemical used. You will find in some of the hand sanitizer there is a substantial amount of triclosan present. Question tha, which one of the following is the reason why astronomical distances are measured in light years? Options were distance among stellar bodies do not change, gravity of stellar body does not change,
light always travel in a straight line, speed of light is always same. Now इस क्वेश्चन में हम ये जानते हैं कि distance among stellar bodies do not change is not a fact. This is a wrong statement. वो change होता है. Gravity जो होता है it is dependent upon mass of stellar body, और मास चेंज होता रहता है बिकॉज अगर किसी बड़े सेलेस्टियल बॉडी से किसी छोटे से पार्ट से अगर मास निकल जाए इट विल इफेक्ट द ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी पे वो अफेक्ट करेगा. लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन बट वी नो दैट देयर इज अ फिनोमेना नोन एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग. ग्रेविटेशनल लेंस जो होता है इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर बिटवीन डिस्टेंस लाइट सोर्स एंड एन ऑब्जर्वर. कभी कभी क्या होता है लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो लाइट वहाँ से जा रही है वो बेंड हो जाती है. इट इज़ कैपेबल ऑफ बेंडिंग द लाइट फ्रॉम सोर्स जब वो ऑब्जर्वर की तरफ जाता है, जिसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग. एक ये फैक्टर था. स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ये हमको पता है कि दैट दिस इज ऑलवेज सेम एंड इट हैज़ बीन सेड बाय आइंस्टीन एज वेल. तो 76 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम. आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. विल मीट अगेन. थैंक यू.